जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में अपन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया कक्षा 8 का विज्ञान का मॉडल पेपर देखेंगे। बोर्ड का जो पेपर आएगा वो इसी पैटर्न पर आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। जो 2.5 घंटे का पेपर होगा और 80 अंक का होगा। तो पहला क्वेश्चन है, 1 से 8 तक के जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? अ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और द है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका सही आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है? एलपीजी, सीएनजी, कोयला और पेट्रोल। तो घरों में जो अपने द्रव ईंधन के रूप में काम आता है वो है एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? वनों का विनाश रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? कागज का पुनः उपयोग होना चाहिए। ब है कागज का पुनः चक्रण। स कागज की बचत करना। द है ये सभी। तो वन को उन्मूलन रोकने के लिए कागज का पुनः उपयोग, कागज का पुनः चक्रण और कागज की बचत सभी कार्य आवश्यक है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? सेकंड, मीटर, हर्ट्ज या न्यूटन। तो आवृत्ति का मात्रक जो है वो है हर्ट्ज। सेकंड जो है वो समय का मात्रक है, मीटर दूरी का मात्रक है, न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे? टेलीविज़न तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना, उपयुक्त सभी। तो सभी कार्य। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? रबड़, एल्यूमिनियम, लकड़ी और प्लास्टिक। तो एल्यूमिनियम जो है वो विद्युत का सुचालक है। गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल और पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? अ है क्रोमियम चमकदार होती है। ब यह संचारित नहीं होती है। स यह खरोंचों का प्रतिरोध करती है। द ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा यह खरोंचों का प्रतिरोध करती है। 8वां क्वेश्चन है, आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं? अ है प्लास्टिक स्केल। ब है फूला हुआ गुब्बारा। स तांबे की वस्तु। द है ऊनी स्वेटर। तो तांबे की जो वस्तु होती है उसको घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक, फूला हुआ गुब्बारा और ऊनी स्वेटर जो है इनको रगड़ करके घर्षण द्वारा आवेशित कर सकते हैं। ये 1 से 8 तक के क्वेश्चन थे जो 1-1 नंबर के। अब है 9 से 12 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, अति लघुत्रात्मक प्रकार के प्रश्न। निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। यानी कि मोट, ड्रिप तंत्र, डेंगली, छिड़काव तंत्र और रहट, इनमें से कौन से जो है सिंचाई के पारंपरिक साधन है और कौन से आधुनिक साधन है? तो पहला जो दे रखा है मोट जो है वो पारंपरिक साधन है सिंचाई का। ड्रिप तंत्र जो है वो आधुनिक साधन है। डेंगली प्राचीन पारंपरिक साधन है। छिड़काव तंत्र ये भी आधुनिक साधन है। और रहट जो है वो प्राचीन या पारंपरिक साधन है सिंचाई का। 10वां क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। कभी कभी बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न की जाती है। जो एंटीबायोटिक जो होती है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। ये बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। प्रतिजैविक जो होती है वो जो अपने बीमारी उत्पन्न करता है उनको नष्ट कर देता है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन किया जाता है। जो एंटीबायोटिक बनाई जाती है वो जीवाणु और कवक के द्वारा बनाई जाती है। उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली प्रतिजैविक हैं। पशु आहार व कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिससे पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रुक जाता है। 11वां क्वेश्चन है, एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस।
क्वेश्चन नंबर 12, खिलाड़ी कीलदार जूते या स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं? खिलाड़ी जो होते हैं वो स्पाइक्स के कारण पैर व मैदान की सतह के मध्य घर्षण बल बढ़ जाता है, तो घर्षण बल को बढ़ाने के लिए खिलाड़ी जो है वो जूते, कीलदार जूते या स्पाइक्स का उपयोग करते हैं तथा सतह पर दौड़ना आसान हो जाता है और फिसलने का भय जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए खिलाड़ी जो है वो कीलदार जूतों का उपयोग करते हैं। 13वां क्वेश्चन है मिलान कीजिए। रासायनिक उर्वरक, अब रासायनिक उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जो कि उद्योगों में तैयार किए जाते हैं, तो इसका होगा यूरिया और सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद में होता है पशु अपशिष्ट, गोबर और पादप का अवशेष। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल है अपने चावल और मक्का, जो कि जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग में अनाज के दानों को भूसे से अलग करना। ये एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर। 14वां क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में राइजोबियम का क्या योगदान है? राइजोबियम जो होता है वो मिट्टी में पाए जाने वाला जीवाणु है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करने में मदद करता है। फलीदार जो पौधे होते हैं, चना हो गया, मूंग हो गया, मोठ होता है, उनकी जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिर करने में मदद करता है। यह फलीदार पौधों की जड़ों में जुड़ जाता है और घाटे पैदा कर देता है। ये घाटे जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करती है और उसे अमोनिया में परिवर्तित करती थी। अमोनिया में परिवर्तन करने के बाद जिसका उपयोग पौधे जो है अपनी वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इस प्रकार योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है सत्य असत्य। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। क्या जीवाश्म ईंधन जो है वो समाप्त होंगे? जीवों के अवशेष से जो प्राप्त हुए वो समाप्त होने वाले संसाधन है, यह बात सत्य है। दूसरा, कोयला व पेट्रोल जो है वो असीमित संसाधन है। नहीं, कोयला और पेट्रोलियम जो है वो सीमित संसाधन है, तो ये कथन जो है असत्य है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार जो होता है विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, यह कथन सत्य है। चौथा, पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वेसलिन आदि बनाने में किया जाता है, तो यह बात भी सत्य है। 16वां क्वेश्चन है दहन और ज्वाला में कोई 2 अंतर बताइए। दहन और ज्वाला, दहन वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा प्रदान करता है, उसे कहते हैं दहन। दहन जो एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। ज्वाला, जब किसी पदार्थ का दहन होता है तो उस समय कुछ लपटें बाहर निकल कर आती हैं, उसे ही हम ज्वाला कहते हैं। दूसरा अंतर है दहन जो होता है वो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, ज्वाला जो है वो थोड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। 17वां क्वेश्चन है रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न स्पीशीज का, जो प्रजाति विलुप्त के कगार पर है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतु और अन्य स्पीशीज के लिए जो रेड डाटा बुक अलग अलग होती है। पौधों के लिए रेड डाटा बुक अलग होती है, जंतुओं के लिए अलग और अन्य स्पीशीज के लिए भी अलग होती है। दूसरा है जैव विविधता। जैव विविधता से क्या आशय? तो जैव विविधता स्थलीय, समुद्री और रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिकी परिसरों सहित विभिन्न स्तरों से जीवित जीवों के बीच भिन्नता है जिसका वह हिस्सा है, इसे कहते हैं जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 18 है रिक्त स्थान। अमीबा में होता है अमीबा में होता है द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन होता है। दूसरा है अंडाणु व शुक्राणु का संलयन जो होता है वो कहलाता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तीसरा क्वेश्चन है मनुष्य, गाय और कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। जो शिशु को जन्म देते हैं उन जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जरायुज। चौथा है मुकुलन द्वारा जनन जो है वो हाइड्रा में होता है। हाइड्रा जो है उसमें मुकुलन द्वारा होता है, एक हाइड्रा टूटता है और दूसरे उत्पन्न होता है, तो हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा जन्म होता है, जनन होता है। दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। तो दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल,
इसकी परिभाषा होगी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होगा वह दाब कहलाता है। अतः क्षेत्रफल का मान जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक लगेगा। जैसे नुकीले किले होती है उनका क्षेत्रफल कम होता है और दाब ज़्यादा लगता है। दूसरा, जिनका क्षेत्रफल अधिक होगा उनमें दाब बल कम लगेगा। इस कारण ये कम बल द्वारा आसानी से दीवार में या लकड़ी में ठुक जाती है। 20वां क्वेश्चन है, उदाहरण देकर समझाए कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों है, कैसे। तो घर्षण अपने कहाँ कहाँ दैनिक जीवन में उपयोगी है, वो तो होकर जाएगा इसका मित्र, और जहाँ जहाँ नुकसान करता है वो अपना होगा घर्षण शत्रु के रूप में। तो घर्षण शत्रु कहाँ का, शत्रु निम्न प्रकार से, यह टूट फूट का उत्तरदायी है। कोई भी वस्तु जो है उसमें टूट फूट होता है, उसका उत्तरदायी जो है वो घर्षण बल है। दूसरा है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा व्यय होती है। घर्षण होता है तो बहुत सारी जो ऊष्मा है वो ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाती है। तीसरा है, मशीन की कार्य क्षमता कम कर देता है। यह जो है मशीनों की कार्य क्षमता में कमी कर देता है। चौथा है, मशीनों के पुर्जों में स्नेहक लगाने से काफ़ी मात्रा में धन व्यय होता है। तो ये घर्षण जो है वो शत्रु के रूप में। मित्र किस प्रकार है, घर्षण के बिना चलना संभव नहीं है। घर्षण है इसी प्रकार अपन चल सकते हैं, क्योंकि इस दशा में हमारा पैर सतह पर केवल फिसलेगा। यदि घर्षण नहीं होगा तो अपना चलना असंभव होगा। दूसरा, घर्षण के बिना दो वस्तुओं का चिपकना संभव नहीं है। घर्षण के कारण ही दो वस्तु आपस में चिपकती है। तीसरा, गतिमान वस्तुओं के ब्रेक घर्षण के बिना कार्य नहीं करते हैं। जो ब्रेक, अगर घर्षण नहीं होगा तो गाड़ियों में ब्रेक नहीं लगाया जा सका। चौथा, ब्लैकबोर्ड या कागज पर घर्षण के बिना लिखना संभव नहीं है, और घर्षण नहीं होगा तो अपन रस्सी में गांठ नहीं लगा सकते। 21वां क्वेश्चन है, सुचालक पदार्थ और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव दोनों की व्याख्या करनी है। तो सुचालक पदार्थ, जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता जो होती है वो कम होती है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है। तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ग्रेफाइट आदि जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। ये अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है वो है चांदी। दूसरा है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेपण हो सकता है। रासायनिक प्रभाव के फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। तीसरा, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। चौथा, विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। 22वां है, अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव दीजिए। नेत्र प्रकृति की बहुमूल्य देन है। नेत्रों की उचित देखभाल अत्यंत आवश्यक है। हम अपने नेत्रों की देखभाल निम्न तरीकों से कर सकते हैं। स्वस्थ और साफ आंखों के लिए विटामिन युक्त भोजन लेना चाहिए। विटामिन युक्त भोजन लेना चाहिए। आंखों के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो विटामिन ए है, जो सबसे ज़्यादा गाजर से प्राप्त होता है। दूसरा, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को सीधा नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार जो है अपने नेत्रों की उचित देखभाल करके उनको सुरक्षित रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए। 23, 24 और 25 3 क्वेश्चन जो आएंगे वो अथवा में आएंगे, उनमें से दोनों में से एक करना है। सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम। सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम में पहला है, ट्रैफिक लाइट का पालन करना चाहिए। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का ही उपयोग करना चाहिए। सड़क पर चलते समय बाईं तरफ चलना चाहिए। कोई भी 2 नियम आप लिख सकते हैं। दूसरा है, बाह्य और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है। आंतरिक निषेचन यह नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होता है। आंतरिक निषेचन नर मादा शरीर में शुक्राणुओं का उत्सर्जन करता है। नर जो होता है वो मादा शरीर में शुक्राणुओं का उत्सर्जन करता है, वो आंतरिक निषेचन है। बाह्य निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होगा वो शरीर के बाहर होता है। दूसरा है, दोनों व्यष्टि युग्मकों को शरीर के बाहर फेंकते हैं और अंदर फिर उनका युग्मन होता है।
तीसरा है मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाए। तो इस प्रकार से मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाने की अच्छे से अपने को प्रैक्टिस करनी है। एक तो ये, और एक आँख का चित्र जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो उसकी भी अपन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अथवा वाला दूसरा है वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाते समय गति सीमा का ध्यान रखना चाहिए, ओवर स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। द्विपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करना चाहिए, और चार पहिया वाहन जब चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा है ब वाला मुकुलन। इस क्रिया में नया जीव जो अपेक्षाकृत छोटे पुंज की कोशिकाओं से निकलता है और आरंभ में जनक जीव में मुकुल बनाता है। शरीर का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। मुकुलन जो होता है उसमें शरीर का जो केंद्रक होगा वो दो भागों में विभाजित होगा, और फिर धीरे धीरे केंद्रक अलग हो जाएगा। केंद्रक अलग होने पर वह क्या होगा, ये केंद्रक है, केंद्रक धीरे धीरे अलग होगा, दो केंद्रक बन जाएंगे, दो केंद्रक बनेंगे तो दो आकृतियाँ अलग अलग बन जाएगी। इस तरह से मुकुलन होता है। उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है तथा मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है तथा पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। हाइड्रा और ईस्ट में जो अलैंगिक जनन की यह सामान्य प्रक्रिया है। मुकुलन जो है वो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, और ये हाइड्रा और ईस्ट दोनों जीव में होती है। इस तरह से होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के क्या उपाय है? कैसे अपन ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं? ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहन, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रवशामक युक्तियां, साइलेंसर का उपयोग करना चाहिए। साइलेंसर लगाने से ध्वनि प्रदूषण कम होता है। दूसरा है ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। कोई भी फैक्ट्रियां हैं तो उनको आवासीय क्षेत्र जहां लोग रहते हैं वहां से दूर क्षेत्र में स्थापित करना चाहिए, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण कम हो। क्वेश्चन नंबर 24 है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? संतुलित आहार में शरीर के विकास, स्वस्थ रखने, रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जो है वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसके अलावा संतुलित आहार आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, जिसमें विटामिन, खनिज और अन्य पोषण संबंधी कमियों से बचाता है। वो होता है संतुलित भोजन, जिसमें भोजन के समस्त पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। भोजन में आवश्यक पोषक तत्व ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं। ये शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। तो संतुलित भोजन अपने लिए बहुत ही आवश्यक है। संतुलित आहार नहीं लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी अपने। ब वाला है फूले हुए गुब्बारे। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। कोई भी बल लगाएंगे तो वह वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि एक फूला हुआ गुब्बारा है, उस गुब्बारे को हथेलियों के बीच में दबाते तो उसकी आकृति परिवर्तन हो जाती है। कोई भी अपने फोम की गद्दी जैसे सोफा है उसके ऊपर बैठते हैं तो बल लगता है, उसकी आकृति परिवर्तन हो जाती है। तो इस प्रकार से बल लगा करके किसी भी आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे स्प्रिंग है, दोनों तरफ से खींचते हैं, खींचने पर उसकी आकृति परिवर्तन हो जाती है। अथवा वाला दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखो और उनकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाओ। कौन सी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मनुष्य में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं वो है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, वृषण और अधिवृक्क ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क में होती है, मटर के दाने के जैसी होती है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में उपस्थित होती है, एच आकार की ग्रंथि होती है यह। थायराइड की कमी से भोजन में गलगंट या घेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि जो है वृक्क के ऊपर उपस्थित होती है। अग्नाशय ग्रंथि पेट के अंदर यहाँ स्थित होती है। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, दूसरा पुरुषों में वृषण। ये जो है ग्रंथियां मनुष्य शरीर में पाई जाने वाली है। दूसरा है ब वाला, इसमें द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र द्वारा समझाइए। द्रव जो होता है वो बर्तन की दीवार के ऊपर भी दबाव डालता है। जैसे इस प्लास्टिक की बोतल में
पानी भर रखा है, तो ये इसमें जो पानी भरा हुआ है वो इसकी बोतल की सतह जो है उसके ऊपर किनारों पर, दीवारों पर भी एक दाब डालता है। जैसे यहाँ पे कांच की नली लगा दी, कांच की नली के बाद यहाँ पे गुब्बारे को बांध दिया और अच्छे से कस करके, और इसको गुब्बारे को अच्छे से चिपका दिया जिससे कि वायु प्रवेश न करे। तो जैसे ही ये पानी इधर आएगा तो गुब्बारा फूलेगा। इससे ये स्पष्ट है कि कोई भी जो जल है वो दीवारों पर भी दबाव डालता है। एक प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। चित्र में दर्शाए अनुसार बोतल की पेंदी के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ऐसा करने के लिए कांच की लंबी नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल की पेंदी के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी न रिसे, पानी बिल्कुल न रिसे, इतना अपने को टाइट करना है। यदि पानी रिसता है तो इसको पिघले मोम से अच्छी प्रकार बंद करना है। कांच की नली के मुंह को एक पतली रबड़ की शीट से बंद कर देंगे। अब बोतल को पानी से आधा भरेंगे। बोतल को पानी से आधा भर दिया। कुछ समय पश्चात कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की शीट जो है वो फूलने लगती है। बोतल में कुछ पानी और डालते हैं तो रबड़ की शीट का फुलाव जो है, जैसे जैसे दाब बढ़ता है ऊपर से तो फुलाव बढ़ जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि कोई भी द्रव जो है वो उसकी सतह पर दाब डालता है। 25वां और अंतिम क्वेश्चन है 8 नंबर का। तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए कि यह किस प्रकार भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने में सहायक होता है। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग करने से भवनों को तड़ित यानी बिजली जब कड़कती है तो उससे बचाने के लिए, बिजली तो कोई नुकसान नहीं हो उससे बचाने के लिए इसको लगाया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की एक धातु की प्लेट लगा देते हैं। धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा जो है वायु में खुला रखा जाता है और दूसरा जो सिरा होता है वो काफ़ी गहराई पर जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। यहाँ पे धातु की छड़ विद्युत आवेशों को भूमि तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है जिससे कि भवन को कभी भी बिजली गिरती है तो कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए ये तड़ी लगाया जाता है। दूसरा है परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर समझाइए। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है विसरित परिवर्तन। जो नियमित परावर्तन जो होता है वो समतल पृष्ठ के ऊपर होता है, जिसमें समांतर रूप से किरणें आपतित होती है और परावर्तित होती है। इसमें आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान जो होता है वो बराबर होता है और एक निश्चित दिशा में होता है, उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। दूसरा है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन जो होता है वो असमतल या उबड़ खाबड़ जो पृष्ठ होता है वहाँ पर होता है। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण जो R उसका मान जो है प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक किरण के लिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अलग अलग बनता है। अथवा वाला दूसरा जो क्वेश्चन है वो है उचित चित्र बनाकर स्पष्ट करें कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा है परावर्तन किसे कहते हैं, उचित चित्र द्वारा समझाइए और परावर्तन के 2 नियम जो हैं उनको भी लिखिए। जब 2 समान आवेश की 2 वस्तुएं आपस में टकराती है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। जैसे चुंबक के जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव अगर सेम ध्रुवों को पास में लाते हैं तो वो भी प्रतिकर्षित होते हैं। उसी प्रकार से जो समान आवेश जो है प्लस प्लस पास पास लाते हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण होता है। माइनस माइनस दोनों पास में आते हैं तो भी प्रतिकर्षण होता है। उदाहरण है जब हम कांच की छड़ धनात्मक आवेशित लेते हैं, उन्हें एक दूसरे के पास लाते हैं तो वे प्रतिकर्षित होगी। 2 कांच की छड़ें हैं, दोनों धनात्मक आवेशित है, दोनों पास पास ला रहे तो वो एक दूसरे से दूर भागेगी, यानी दूसरी तरफ बल लगाएगी, एक दूसरे के पास नहीं आएगी। यदि हम 2 ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ लेते हैं, एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक है, दोनों को पास पास लाते तो वो भी प्रतिकर्षित होगी। यदि हम एक कांच की छड़ धनात्मक है और दूसरी एबोनाइट की छड़ जो ऋणात्मक है उनको पास लाएंगे तो वो आकर्षित होगी। लास्ट अंतिम क्वेश्चन जो है अपना परावर्तन। परावर्तन जो है 2 माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह से प्रकाश किरण जब टकराती है, प्रकाश की किरण यहाँ से टकराती है, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये तो है आपतित किरण, आपतित
किरण और ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब अपना। जब आपतित किरण माध्यम से लौट जाती है, यह परिघटना ही परावर्तन है। इसमें प्रकाश माध्यम को न बदल करके मार्ग को बदल देता है। अब परावर्तन के दो नियम हैं, एक तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा जो नियम है, आपतित किरण, यह आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों जो हैं वो एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे आपतित किरण जो होगी वो AB है, परावर्तित किरण है BC और अभिलंब OB, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और आपतन कोण I और परावर्तन कोण R जो का मान जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो आज का अपन विज्ञान का जो मॉडल पेपर है अपन ने देखा, और बोर्ड का जो पेपर होगा वो इसी पैटर्न पर आएगा सेम। तो इसका आपको अच्छे से अध्ययन करना है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटा दबाएं, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे।